अगली क्या गाड़ी अगली भाई साहब इधर और क्या मैं मारा और क्या भाई दूंगा सतीश भूलने का जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम थोड़ा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम सामने समाज एकता जिंदाबाद अभिनंदन करना है। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम आवाज दो भाईचारा जिंदाबाद 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 जीत विधायक मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा के गीत की जय बोलो रणदीप की। जी हाँ धन्यवाद सर। कमल डिटेल में बैठो सारे बैठो भाइयों बस नंबर प्रोग्राम निकाला जाना आप बता दो और बता दे तो सबसे पहले तो उसको हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के और इस देश के बहुत बड़े नेता भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं इस धरने को समर्थन के लिए। सुरजेवाला साहब से और सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस गरीब समाज की सुध लेने के लिए जो एक एक कदम रखा वो हमारा आपकी दिल की गहराइयों से ये समाज हार्दिक स्वागत करता है और जोरदार तालियों से आपको हरियाणा सरकार मुर्दाबाद जीत विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोई बात नहीं या बढ़िया बात है नाला का कटवाना। तो साथियों इसका मुंह पर साइड करो ना फिर उनका ऐसे तो भी संदेह हेलो पीठ हेलो दूर चला गया साथियों इधर रहो रेंज कट गई साहब की जानकारी के लिए क्योंकि हमारे बीच में पूरी डिटेल की जानकारी हमारे रोशनलाल दुक्कड़ जी के रिकॉर्ड के अनुसार है और एक बार जोरदार तरीके से नारे और उसके बाद दुग्गल साहब से मेरी प्रार्थना वो पूरी डिटेल से बताएंगे। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर है अमर है बाबा साहब अमर रहे अमर है अमर है। आवाज दो आवाज दो। हमारे बीच में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत राज्यसभा सदस्य
चौधरी रणदीप सिंह जी, चौधरी रणदीप सिंह जी और उनके साथ पहुंचे हुए सभी कांग्रेस के सदस्यगण, नेतागण, मंचासीन, जो जितने भी आदमी यहाँ पहुंचे हैं, हम यहाँ पहुंचने पर सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये जो महापुरुषों का मान और सम्मान की बात है, 2010 में कांग्रेस की सरकार में एससी सम्मेलन हुआ था हुड्डा ग्राउंड में। उस टाइम के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने एप्लीकेशन दी और गुहार लगाई कि चौधरी साहब, हमारा जींद में कबीर साहब का, रविदास जी का, महर्षि वाल्मीकि जी का कोई चौक नहीं है। और उसी टाइम हुड्डा साहब ने इसको मंजूरी दे दी। नगर पालिका में पास करवाने के लिए 3 साल लगे। फिर आ गई अब मनुवादियों की सरकार, 9 साल हो गए, 3 साल हो गए ग्रांट आई हुई है कबीर चौक की, रविदास चौक की। 5 ग्रांटें आई थी पटियाला चौक पर, सम्राट अशोक महान, सफीदो रोड पर, परशुराम, गोवाड़ा रोड पर, शहीद मदन लाल धिंगड़ा, रोहतक रोड बाईपास चौक, संत कबीर, भिवाड़ी रोड बाईपास, गुरु रविदास जी। इन 5 महापुरुषों के पैसे आए, लेकिन इस मनुवादी सरकार ने, यहाँ के एमएलए ने 3 चौक बनवाई। महान अशोक सम्राट पटियाला चौक, सफीदो रोड पर परशुराम चौक, गोवाड़ा रोड पर शहीद मदन लाल धिंगड़ा चौक। जब हमने गुहार लगाई कि बेटा साहब 3 साल हो गए, जब कबीर चौक के 24,80,000 रुपए आ रहे हैं, उसी तर्ज पे गुरु रविदास चौक के 24,80,000 रुपए आए हुए हैं। 3 साल हो गए। 2 साल पहले हमने बात करी साहब, उसने एक के बात कही कि दुग्गल साहब बना तो दिन दे, जो तो नेशनल हाईवे आ गया। हमने 2 साल तक उसने सारी बात कह ली जितनी कहनी चाहिए थी। आखिरी में एक दिन इस 17 जून को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिड्डा साहब के पास भी वो बात पहुंची। अगले दिन रोहतक रोड बाईपास चौक पर पहुंच गया। नेशनल हाईवे की टीम बुला दी। उसमें पता नहीं जेई था, पता नहीं एसडीओ था, पता नहीं एक्शन था। वो नेशनल हाईवे की सारी टीम आई हुई। दिन के 2 बजे थे, उस दिन 47 डिग्री पारा था। हम जब वहां बुलाए, वहां बेटा वहीं खड़ा था। हमने पूछा बताओ जी, बोला ये नेशनल हाईवे वाले लूक में हैं कि आड़ा चौक बन नहीं सकता। गुस्सा आया, मैं फिर आड़ा दोपहर 2 बजे 47 डिग्री पारे में हम क्यों बुलाए? क्या बात तो तू 2 साल हो गए नाटे नहीं रहा भाई। उस भले आदमी ने
न्यू कह दिया यो चौक को नहीं बनता, यो नेशनल हाईवे है। मैंने वह नेशनल हाईवे वालों से पूछा, माँ बेटा साहब आप आड़े रोहतक रोड पे खड़े, हाँ आप एक बात बता दे, वो नेशनल हाईवे कहाँ से निकले? शहर के बीच से निकलेगा तो आगे चौधरी देवीलाल खड़े चौक पे। अगर गुहाड़ा रोड से जाएगा बाईपास तो आगे मदन लाल दिगड़ा चौक है। अगर आप 21 की तरफ से जाओगे आगे पटियाला चौक पे महान सम्राट अशोक का स्टैचू है, सुभाष नेताजी का फोटो है। कहने का मतलब उनकी साफ मना कर दिया कि दीजिए तो मैं पहले जो नेशनल हाईवे बता दे कहाँ है। जब यो दिल्ली से जम्मू कटरा जो रोड जा रहा है वो कौन सा नेशनल हाईवे है? वो इंटरनेशनल है। नेशनल हाईवे तो निकलेगा बार बार, आप क्यों बहाना बना रहे हो? जो स्पष्ट मैं सारे समाज में सबको बता देना चाहता हूँ। हमने उसे दिन पालन कर लिया और उसे दिन कह दिया कि मिड्डा साहब हम इस सरकार ने बनानी है। हाँ 2019 में नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री ने स्वीकार करा था कबीर जयंती पे कि धारक समाज ने 95% वोट दिए मुझे। अब मैं उससे कहा, जब मैं यह बात पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि हमने तो 95% वोट दे दिए और तम गद्दी पे बिठा दिए, अब नहीं क्या मिला? हमारा कुछ नहीं होया। उसके बाद जब दोबारा मिले बाजी मारा वो चौक को नहीं बना। इस चौक के लिए जी यहाँ का विधायक, यहाँ का MP, यहाँ का जिले का अध्यक्ष बीजेपी का और मुख्यमंत्री तक हम पहुंचे। लेकिन अब आपका बोला जी आपकी CM हाउस का नाम कबीर कुटी रख दिया। मैं इसमें हमारे चूल्हे दे जाओगे के हमारी खाट में छेगी आ रही। तब एक यो हमारा स्टैचू तो लगाया नहीं जाता और यह कबीर कुटी रहने में हमारे क्या फायदा होगा? ये तो CM हाउस है, सबने मेरा है। तो साथियों यह मनुवादियों की सरकार है भाई। इसमें चौक बनने में कोई आठ को नहीं, सिर्फ बात यह है कि इन ऐसी के महापुरुषों की मान सम्मान नहीं होना चाहिए और अब ये दिल से चाहते थे। और आज रणदीप जी बैठे यहाँ त्रिवेणी के नीचे बैठे हैं। हमने आज 13वां दिन है, हमने भी एक त्रिवेणी लगा दी है धारक समाज की, वाल्मीकि समाज की और चमार समाज की। हम यहाँ तक जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे तीनों महान पुरुषों के स्टैचू नहीं लग जाते। एक हमारा स्टैचू रोहतक रोड बाईपास, एक हमारा स्टैचू भिवाड़ी रोड बाईपास और एक हमारा स्टैचू नई कचहरी के सामने महर्षि वाल्मीकि का। आज कल भी आए थे जी हमारे पास BC समाज के लोग, कश्यप समाज वालों ने हमारा समर्थन कर दिया है और उनकी ये बात बताई है कि BC के भी जितने महापुरुष हैं, चाहे कश्यप महाराज हो, चाहे सैनियों के महाराज हो, चाहे प्रजापति के हो, किसी का कोई स्टैचू नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज 4 साल हो गए इसने MLA बने ने, 6 महीने पहले ला लो। 4.5 साल में इन्हें कौन कहने का आता है बदलाल दिगड़ा का स्टैचू ला दी? ये सिर्फ जाति पाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और हम इस बात के बिल्कुल विरोध में हैं। साथियों मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि भाई यह सरकार तो एक बात कह रहे देसी मालिक जब छोटा पेट डाला हुआ नहीं तो नुकोई देख रहे हो जब मैं को नहीं क्या थे किसकी जड़ राम ने देख ली।
रणदीप जी हम इस सरकार की जड़ पाड़ के रिपका राम ने दिखावा मैं आपको ज्यादा समय आपका कीमती है। विधायक के पास हम गए जी, कम से कम 25-30 आदमी थे मेरे समाज के। एक साथी ने हमारे ओमनारायण पटवारी जी हैं, इनकी यो कह दिया कि मिड्डा जी फिर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मिड्डा का यो जवाब है साथियों, जीत वाले सुनता हो तो कोई भी क्या धरना में बैठा कोई तो लठ भी लागेंगे। मैं आज धरने के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मिड्डा साहब बुलडोजर लेके आ जाओ भाई, हमारा इसका बुलडोजर का चाड़न तैयार। साथियों मैं आज ये धरने का 13वां दिन है। मैं तो रोज ही आपको बात सुनाता हूँ। मैं जो चाहूँगा आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के महापंचायत जहाँ सारा हिंदुस्तान की बात उठती है, आज बड़ी खुशी है कि हमारे महापुरुषों की आवाज़ भी मैं चाहूँगा कि सेशन चला हुआ है, सेशन में यह बात रणदीप जी उठाई जाए और इस हरियाणा का जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारे महापुरुषों का अन्याय हो रहा है, ये लड़ाई मैं आपको क्लियर कर दूं जी। कोई शहर ईसा नहीं पावेगा जरा ब्राह्मणा का स्टैचू ना लाग रहा हो, चाहे परशुराम का हो, चाहे नेहरू का हो, चाहे किसी का हो। कोई शहर ईसा नहीं पावेगा जहां अग्रसेन के चौक ना हो, चाहे रपिया चौक तक क्या का नाम लो, चौक जरूर पावेगा। और भाई कोई शहर कल कभी नहीं पावे जहाँ चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटू राम का स्टैचू ना लग रहा हो। इसी बात पे आज हमारे समाज की एक डिमांड है, हमारा कबीर साहब का स्टैचू सारे हरियाणा में नहीं है। कितनी शर्म की बात है। क्या हम इस स्टेट के, क्या हम इस देश के वासी नहीं है? सारे हरियाणा में रविदास जी का स्टैचू नहीं है। क्या हम इस देश के वासी नहीं? क्या हम इस स्टेट के वासी नहीं? क्या हमारे वोट से सरकार नहीं बनती? इसी तर्ज पे मैं ऋषि वाल्मीकि का चौक थ्रू आउट हरियाणा नहीं, और आज हम डिमांड करते हैं तो हम जीत की करा दे, या चिंगारी या आवाज हर डिस्ट्रिक्ट से उठे पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। तो रणदीप जी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मेरा छोटा सा कद है, छोटा सा नाम है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सेशन जो अभी चल रहा है इसमें इस बात पे या संसद में उठाई जाए बात, ताकि हमारे समाज को ये पता लगे कि हमारी आवाज़ उठाने वाला भी कोई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर साहब, जय गुरु रविदास, जय जय। तो मेरी प्रार्थना है नेताजी से, ये हमारा दुख है और ये हमारी प्रार्थना है। इसके ऊपर आपसे हमारा निवेदन है कि हमसे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक बार जोरदार तरीके से जोर से बोलना है, हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की, हरियाणा के दीप की जय बोलो रणदीप की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तीन विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। हम एक हैं, हम एक हैं। आदर और सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्ग इस सारे संघर्ष के अध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल दुग्गल जी, मेरे साथ आए पंडित रणधीर भारद्वाज जी, संदीप हैबतपुर जी, किरण सैनी जी, मलिक साहब, मेरे भाई और आपके इस संघर्ष के साथी कमल चौहान जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई धर्मपाल सीमार जी, छोटे भाई राहुल दुग्गल जी, रामकिशन दुग्गल जी, सतीश खटक जी, सुबेश सिंह खटक जी, प्रकाश नागर जी, सुखीराम जी,
सतबीर लडवाल जी, संत लाल जी, धर्मेंद्र दिलोड़ जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, करमचंद दुग्गल जी, सुरेश दुग्गल जी, करमवीर रंगा जी, रघुवीर सीमार जी और धरने पर बैठे सारी बिरादरियों के, मेहनतकश वर्गों के, सुभाष वाल्मीकि जी, हाँ मेरा छोटा भाई सुभाष जी, हमारे सारे ही वर्गों के मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी। प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हैं जी, समय सिंह कश्यप जी। समय सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत, प्रधान जी इधर आ जाओ, बहन जी के पास भी अभी आ जाओ, इसको बस पकड़े रखना एक बनाया। रोशन लाल जी ने सारी बात तफसील से बताई। रोशन लाल जी, जिंदगी का तजर्बा, मैं भी 17 साल की उम्र से राजनीतिक जीवन में, आपको तो पता है, आप लोगों की उंगली पकड़ के हम भी बड़े हुए, तो जिंदगी का इतना तो तजर्बा हो गया कि समाज जो है वो एक जात या एक बिरादरी से नहीं चल सकता। समाज में जब बूढ़ों भी अपने गांव बांधते थे तो फिर एक जात का गांव क्यों नहीं है? 7,500 गांव में से एक भी गांव में सारी जात क्यों है? क्योंकि गुलदस्ता मुट्ठी सारी उंगलियों से बनती है, एक उंगली से हाथ नहीं बन सकता। और समाज में जो शोषित वंचित वर्ग हैं, उन्होंने 5,000 साल से ज्यादा भेदभाव सहा। 5,000 साल से ज्यादा हमारे समाजों ने छुआछूत सही, बराबरी का हक नहीं मिला। आजादी का जो संघर्ष था, कई लोग कहते हैं कि भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष था, मैं नहीं मानता। अगर किसी ने महात्मा गांधी को ध्यान से पढ़ा और वो सारे व्याख्यान पढ़े जिनके लिए संघर्ष किया था, तो वो लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ तो थी, पर जो एक मनुवादी व्यवस्था थी समाज में, समाज के अंदर इंसान और इंसान के अंदर जो भेदभाव था, छुआछूत थी, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे को छूने की पर प्रतिबंध था, एक साथ बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध था, एक खाट पर बैठने का प्रतिबंध था। जो समाज की बनाई हुई कुरीतियां थी, उनके खिलाफ भी आजादी का आंदोलन एक संघर्ष था। और जब यह देश आजाद हुआ, जब बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी सबके साथ जब संविधान के निर्माण की जिम्मेवारी उनको दी गई, उनकी योग्यता के आधार पर भी और समाज के प्रति बराबरी की जो उनकी पीड़ा थी उसके आधार पर भी, इसलिए आजादी का संघर्ष एक जन आंदोलन था कुरीतियों के खिलाफ, अंग्रेज से भी ज्यादा। उन कुरीतियों से इस देश को, बेड़ियों को तोड़कर आजादी दिलवाने का। संविधान में तो हमने लिख दिया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान बनाया उसमें तो हमने लिख दिया, पर सच्चाई कड़वी बात यह कि आजादी के 75 साल बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन से हम गुलामी की वो बेड़ियां नहीं काट पाए। आज भी उनको आज भी मानस में से बांस आती है, जात के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, धर्म और जात के आधार पर आज भी उन लोगों को बांस आती है। दुर्भाग्य से 10 साल पहले, 9 साल पहले, जैसा रोशनलाल दुग्गल जी हमारे प्रधान जी कह रहे थे, वो सत्तासीन हो गए और अब उन्हें यह अहंकार होने लगा कि वो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके जातियों को बहका लेंगे और दोबारा से पुरानी वर्ण व्यवस्था को ले आएंगे। मेरा यह मानना है कि यह लड़ाई, प्रधान जी सही कह रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं, हमारे 3 महापुरुषों का क्या स्टैच्यू या बुत लगाने तक सीमित नहीं। आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसी मानसिकता और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की लड़ाई है। रणदीप दुग्गल साहब और कमल चौहान जी एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? एक थाली में खाना क्यों नहीं खा सकते?
अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर वो गंदगी भरी है। अगर मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुस्ताखी कर रहा हूं। इसलिए प्रधान जी, आपने कहा, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आप उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई समझ लीजिए, मुझे भतीजा मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, बराबर की बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने, मेरे पिताजी ने, सोनिया गांधी जी ने मुझे इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी। आपने तो पिताजी के साथ काम किया, इसलिए मुझे खुशी है बताते हुए कि कैथल जिले में महर्षि वाल्मीकि जी का चौक भी है और सबसे बड़ा महर्षि वाल्मीकि सदन भी वहीं है, हरियाणा का जी। और आपको अगली बात बताता हूं, जो जाटों की धर्मशाला और वाल्मीकियों की धर्मशाला, उसकी सीर की दीवार है, उनको बाद में दी थी मैंने, वाल्मीकि सदन पहले बनाया था। जब मैंने महर्षि वाल्मीकि सदन बनाया, उस पर 3-4 करोड़, उसको कहा भाई 36 बिरादरी आओ, ऐतराज कोई नहीं हमें, कोई भी बिरादरी आए, कोई गरीब भी आके शादी करे, हमें क्या ऐतराज है। क्योंकि साहब जो ये बारात घर हैं, ये 3-3 लाख रुपए लिया करते थे। मैंने उनसे दुगना तो बड़ा बनाया, पार्क बनाया, कमरे बनाए, रिश्तेदारों के बच्चा बिटिया के शादी करने जो है उनके ठहरने के लिए, और उनसे बढ़िया बनाए जो 3-3 लाख वाले हैं। फिर कई आदमी यही मानसिकता के शिकार थे, बोले भाई साहब आपने इसमें महर्षि वाल्मीकि का नाम लिख दिया, हम ब्याह करने क्यों कराएंगे, तब 3 लाख दे दिए, तेरे को डोके ले रखे तेरे को किसने कहा यार करने को, तब ने महर्षि वाल्मीकि का नाम चंगा नहीं लगता, तब ना यो मने नौंदा देगा बुला रखे हो तम, हाँ तुम को नौंदा दिया है, तारे को महर्षि वाल्मीकि जी का नाम पसंद नहीं तो ना ही हो भाई, तुम 3 लाख दो और बढ़िया जगह कर लियो, हमारी अच्छी नहीं लगती तो हम तो महर्षि वाल्मीकि का नाम रखेंगे, तुम ना आना हो ना आना ना हो, बुरा मानो भला मानो। ये अपने आप आने लग गए। अब 36 बिरादरी आती है, बैकवर्ड समाज आता है, गरीबों की बस्तियां साथ है, वो आते हैं। इसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर का चौक नहीं बनाने देते थे पहले वहां, बाबूजी जब तक नहीं एमएलए बने। उन्होंने कहा मैं खड़ा हूंगा लठ लेके, यहां बनाओ। तो बाबा साहब अंबेडकर का एक बड़ा चौक शहर के बीचों बीच हमने बनाया। बोले मैं खड़ा हूं लठ लेके, मैं देखता हूं कौन रोकता। वो खुद खड़े रहे, वहां कुर्सी डाल ली दुकान पे, वहां बोले मैं बैठा हूं, करो चिंती, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। इसी तरह से जितनी हमारी कश्यप समाज की बिरादरियां हैं, दूसरी बैकवर्ड की, अपने कहते हैं 36 बिरादरी हैं, मैंने 82 बिरादरियों को बगैर पैसे सरकार से एक भी लिए, 1 एकड़ से लेके आधा एकड़ से लेके 2 एकड़ तक की जमीन दे रखी है। बहुत बड़ा अपने महाराज शूरसेनी जी का चौक है, लोग देखने आते हैं, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा चौक वही है। ऐसे ही कश्यप जी महाराज जी का बहुत बड़ा चौक है। और मैंने एक बिल्कुल शहर के बीच जो करोड़ों की जमीन है वो आइडेंटिफाई कर दी, और सारी जो काबिल जितने बैकवर्ड समाज के हमारे देवी देवता एक लाइन में मेरे से जगह लेते जाओ और बनाते जाओ, और आप वहां पाएंगे जितनी मैं बना गया था वो बन गई है, बाकी अभी अधूरी पड़ी जी, सब बन गई। फिर मुझे बोले हाईवे के ऊपर और बनाना है, ठीक है जी, महाराज कश्यप में बनाओ, कोई पैसे की जरूरत नहीं, ग्रांट मैं दूंगा, ना समाज से पैसे लेने के लिए, बनाओ, ना कोई हाईवे वालों से परमिशन लेगी, ठीक है सर जी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो समाज है उनका नहीं, वहां पे अग्रसेन महाराज जी का चौक भी है, वहां अपने इनका सरदार पटेल का चौक और बहुत बड़ी प्रतिमा भी है, बैकवर्ड क्लास में हमारे गुर्जर समाज के साथियों ने कहा। इसी प्रकार से हमारा प्रजापत समाज का चौक भी वहां पर है, पांचाल समाज का चौक और धर्मशालाएं भी वहां पर हैं, सेंसी समाज का भी है, धानक समाज का भी है, एक जोगियों का है, फिर जनधन जोगियों का कोई नहीं बनाता, जनधन जोगियों की धर्मशाला भी है अलग, बस जोगियों के साथ नहीं बनाए, मतलब अलग बनाओ, अपनी जगह लो, 50 लाख रुपए लो,
कमाल करते हैं जी आपने। जी, इनकी अलग है। तो समाज चलेगा सर, 36 बिरादरी नहीं, वहां तो 82 बिरादरियों की धर्मशालाएं हमने बनाई। एक जो विशेष बात है, ये आप चेक कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो आदमी को देर नहीं आती है। मेरी विधानसभा में, मेरे जिले में, मैं किसी से वहां पैसा नहीं दिया, किसी समाज ने जमीन का। और किसी ने कहा मुझे भैया 50 लाख चाहिए, बेटा 60 चाहिए, बेटा 70 चाहिए, बेटा 80 चाहिए, जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया वो पैसे उनको 2 दिन के अंदर पहुंचे। हमने कभी, मैं आपसे आज ये कहता हूं प्रधान जी, हाथ जोड़ के, आप यहां धरने पर बैठे, हम सब यहां समर्थन करने आए, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके धरने का हल निकलना चाहिए। निशाना वो है जिसका नतीजा निकले। गलत बात है पंडित जी, नतीजा निकलना चाहिए। और अगर हमने 3 चौक बनाने हैं तो फिर वो चौक बनने चाहिए, तभी बात का वजन है। ये आप यहाँ 6 महीने बैठे रहे, अपना धंधा भी छोड़े रखें, समाज भी दुखी हो, हम भी दुखी हो, गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, आगे आगे जाड़ा भी आना है, तो उसका हल तो क्या है? किसान बैठे रहे 1 साल, तो उसका हल निकाल जाए ना वो। आज गरीब बैठा तो गरीब का भी हल निकलना चाहिए। मैं 2 सुझाव देने आया हूं आपके अजीज के तौर पे। धरना में बहुत सारे साथी आ लिए, समर्थन हो लिया, सारी बातें हो ली। आइए, मैं रास्ते में भारद्वाज साहब से, मलिक साहब से, सबसे चर्चा, चौहान साहब से चर्चा करते आ रहा था कि इतने से बात नहीं बनेगी। आइए एक बार जिले के इन तीनों समाजों के और बैकवर्ड समाज के सब साथियों को बुलाते हैं। आप मेरी जिम्मेवारी लगाओ, मैं तैयार हूं। और आज होगी है 23 तारीख जी, 1 हफ्ते में 29 हो जाएगी। 29 तारीख को 10 बजे बाबा साहब का लेके आशीर्वाद डीसी तक चलेंगे और उसको वार्निंग देकर आएंगे। सारे समाज के जो साथी हैं, एक एक गांव में जाके हम सारे साथी अलग जगाएंगे और हम बिरादरी के बंधन को तोड़कर ये बात को दर्शाएंगे कि यहां 36 बिरादरी का एकता है, परंतु गरीब समाज के लोगों को बुलाएंगे। और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आपके पीछे चलूंगा। पर 29 तारीख को सुबह 10 बजे संघर्ष समिति आगे चलेगी, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। हम ना उसके अंदर कांग्रेस का झंडा लगाएंगे, आपकी संघर्ष समिति के झंडे के नीचे चलेंगे। ये जिले की बात है, ये पार्टियों की बात नहीं है। और हमारा काम होने के लिए अगर मनोहर लाल खट्टर जी के पास झोली फैलाने की जरूरत हो तो मैं सबसे पहला आदमी हूं, मैं तैयार हूं, कोई इसमें ईगो नहीं। और डिप्टी कमिश्नर को वार्निंग देके आएंगे, या तो ये ठीक करवा दे और नहीं तो फिर खैर नहीं है सरकार की। दूसरी बात, वो कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का झगड़ा है, 29 को अपन ये कर लें, उसके बाद मैं आपका समय फिक्स करवाऊंगा। मैं आज तक कभी किसी बीजेपी के मंत्री से मिलने नहीं गया, बस वो धर्म की बात है, वो अड़ रही है मेरे भी, आपसे कोई लको नहीं, अड़ी हुई है कि मैं जाऊंगा नहीं उनके बारने। पर मैं आज आपसे कहता हूं सबके सामने, नितिन गडकरी के पास मैं लेके चलूंगा आपको। मैं ये धर्म तोड़ूंगा, मेरा अपने काम के लिए मैं तोड़ूंगा। उसको कहेंगे भाई जो परमिशन देनी हो दे दे, इसमें क्या है? मतलब सरकार को देनी होती है ना परमिशन, तो दे दे। मुझे कई बार ये, जब हम सरकार में थे, मैं पीडब्ल्यूडी का भी वजीर था, ने बोले जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं, कोई आता था, मैं कहता था सरकार कौन है? बोले मैं सरकार, ले हमने दे दी, हो गया। सरकार की मर्जी है, कानून बदल दो। क्यों प्रधान जी? जब आप याद करिए, एससी का जो उत्पीड़न कानून है, एक बार वो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, याद हो आपको? हाँ जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पैरवाई नहीं करी मुकदमे की, जान करके वो तुड़वा दिया। जो राजीव गांधी जी ने बनाया था एससी उत्पीड़न का कानून है।
है जी। ना ना, अब तोड़ा था इस सरकार ने, बढ़ाया। हाँ, 89 में। हाँ जी। तो उस कानून में जैसे ही मुझे वो खबर आई, मैंने राहुल गांधी जी को ये बात बताई। आपको याद हो, आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी जी और मैं वहीं खड़े थे और हमने पार्लियामेंट में कहा कल से पार्लियामेंट नहीं चलेगी, महात्मा गांधी के उस पर धरने पर बैठेंगे। अगले दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, खड़गे साहब भी बैठे थे, जो अब हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो तो एससी समाज से हैं, खुद आपको पता ही है, और अम्बेडकराइट हैं वैसे भी, जिनको अम्बेडकरवादी कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगले दिन से हमने पार्लियामेंट रोकी। 2 दिन के बाद सारी अमेंडमेंट आ गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहां गया जी? लेकर आए कि नहीं आई सरकार? उल्टा करना पड़ा। तो जो सरकार है वो कानून बढ़ा भी सकती है, बना हुआ कानून बदल भी सकती है। ये अख्तियार बाबा साहब सरकार में बैठे लोगों को देकर गया। यही वोट की ताकत है। तो आप चलेंगे? मैंने कह दिया मैं अपना धर्म तोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं टाइम लूंगा, मैं उसके बाहर नहीं चलूंगा। अगले को कह के आऊंगा ना, कोई धन्यवाद नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूं, भतीजा हूं, कुछ मान लो। तो इसलिए आप इकट्ठे चलेंगे। संघर्ष समिति का मैं टाइम लूंगा। 29 का ये अपना फिक्स हो गया। सरकार को देंगे चेतावनी। जी 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 जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं सीमार जी। और तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं प्रधान जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कई बार उठा चुका ये बात। एससी का हमने 27% आरक्षण कर दिया था, वो तो संविधान में लिखा गया। बैकवर्ड क्लास का आरक्षण कांग्रेस ने 2 बार में बढ़ा के फाइनली मंडल कमीशन हमने 1992-93 में लागू कर दिया था, जो 27% है। हरियाणा में क्लास 1, क्लास 3 और क्लास 4 में तो 27% है। क्लास 1 में आपकी जानकारी में है या नहीं है? पंडित जी को तो याद है, हमने बैकवर्ड सम्मेलन किया था, तब भी मैं ये बात उठाई थी। नहीं है। हमारे यहां आरक्षण होता था 10%। फिर मैं जब प्रधान था कांग्रेस का, तो मैंने वायदा किया था, जब भजनलाल जी और मैं अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष थे, फिर हमने कैबिनेट कमेटी बनाई और मैंने लड़ मर के उसको 17% कर दिया। अभी 17 है क्लास 1 क्लास 2 में। मेरा यह कहना है, कश्यप का बेटा या बेटी, जांगड़ा का लड़का लड़की, अपने नाई का लड़का या लड़की, ठाकुर समाज का, पांचाल समाज का, प्रजापति समाज का, और जो हमारी बिरादरियां हैं 70-80 बैकवर्ड क्लास में, भाई चपड़ासी क्लर्क बनने के लिए तो उनके पास है, तो फिर क्लास 1 क्लास 2 के लिए क्यों नहीं है? आप भी ये मांग उठाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस की सरकार आई, हम इसे भी 27 करेंगे, पूरा आपको देंगे। ये मांग इससे अलग है, पर ये भी आपको उठाए रहने चाहिए लगातार। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, हाथ जोड़कर, जब आप बुलाओ सम्मेलन, मैं सबसे पहले आके वचन दे के जाऊंगा, ये हम बढ़ाएंगे इस आरक्षण को। भाई सबका 27 है तो इनका क्यों नहीं है बैकवर्ड का? और जब तरलियों में तो ऊपर वालों में क्यों नहीं? क्यों इनके लड़के बालक अनपढ़ हैं, अफसर नहीं लग सकते? उसमें सैनी भी आगे, गुज्जर भी आगे, दूसरे भी सारे भाई आगे, जो जो बैकवर्ड की बिरादरी हैं सारी आएंगी उसमें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, हम बुत लगाने की लड़ाई तो लड़ेंगे, एक लड़ाई और लड़ने की जरूरत है। आज मैं वो आपको एक निशाना सीमार जी देके जा रहा हूं, दोगल साहब की अध्यक्षता में। सोनिया गांधी जी ने एक कमीशन की रिपोर्ट लागू करी थी जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और सरदार मनमोहन सिंह ने। उसके मुताबिक आपको एससी सब प्लान बनाना है। आप तो समझते हैं उसे। एससी सब प्लान क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर एससी समाज के लोगों को सरकार के बजट का हिस्सा देना पड़ेगा। अभी नहीं मिलता। मैं एक बिरादरी से हूं, आप एक से हैं, भाई एक और से है, तो हमको जो समझ में आता है अपना कर देते हैं। सरकार पाबंद नहीं है। बाबा साहब जो कर गए थे वो एक बात थी, आज एक और बात की जरूरत। देखो साहब, एक बार बताऊं, नौकरी तो 10,000 है, 20,000 है,
40,000 हैं, 50,000 हैं, उनमें आरक्षण मिलेगा। सरकार का पैसा तो सबका है ना। 50,000 नौकरियों में आरक्षण दे दिया मैंने, चलो बहुत अच्छी बात है। उनमें जो भी हमारा हिस्सा आएगा वो मिल गया हमें, नो प्रॉब्लम। सरकार के पास 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ है कि नहीं है? मैं आज आपसे कहता हूं, है ना? उस 80,000 करोड़ में आबादी के आधार पर गरीब के लिए पैसा क्यों खर्च ना हो? अब ये नए आंदोलन की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरे से बहुत लोग नाराज होने वाले हैं ये बात सुन के, और मुझे परवाह नहीं इस बात की। कई गुना कुछ भी होंगे जी। कोई बात नहीं प्रधान जी, जब समाज बदलता है और संघर्ष होता है तो कोई ना कोई उस संघर्ष का ध्वजवाहक बनता है, उसके लिए उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं वो तैयार हूं देने को, आप चिंता मत करें। नंबर 2, मैंने एक और बताना चाहता हूं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई साथी बैठे हैं। हमने जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक आइडिया दिया कि एससी समाज के लिए एससी सब प्लान लेकर आओ और बैकवर्ड क्लास का पुनराकलन हो, उनकी गिनती हो एससी और बीसी की। अगर एससी और बीसी की गिनती हो जाएगी, उसके आधार पर उन्हें सरकार के खजाने में हिस्सा दो। जो राहुल गांधी भी अब कहते हैं, वो हमारा निर्णय है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो अभी सरकार लागू नहीं कर रही। हमने वो सर्वे तो कर दिया, उसकी रिपोर्ट मोदी लिए बैठा है, वो रिलीज नहीं करता, क्योंकि उससे ये मालूम चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है। जब आपको मालूम चल जाएगा आपकी संख्या कितनी है, तो आप फिर हिस्सेदारी भी उतनी मांगोगे। समझ में आएगी बात मेरी? इन दोनों बातों का संघर्ष एससी बीसी समाज को करना पड़ेगा। राहुल गांधी इस संकल्प को लिए हुए हैं, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे बनाए ना बने मैं ये बात पूरी करवाऊंगा। तो इस बात का संघर्ष मिलकर हमें करना है। मैं इस बात का विश्वास रखता हूं, इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं। सरकारों में आप अनबोल मत रहिए, कृपया बोलना शुरू करिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सुनिए, जागिए, संघर्ष करिए, जोर से बोलिए। हमें बुतों तक सीमित मत रखे समाज। माफ करना, मैं आगे वाली बात कह रहा हूं। हमें तो इन्होंने बुतों तक सीमित रखा हुआ है। हम बुतों तक सीमित नहीं है, हमें बजट के अंदर अधिकार चाहिए। जिस दिन सड़क बने, 100 रुपया खर्च हो, तो 27 रुपया एससी की आबादी के अंदर खर्च करना अनिवार्य हो, करना पड़ेगा। समझ गए जी? कानून चाहिए हमें। एससी सब प्लान का कानून बनाऊंगा जिस दिन मेरे हाथ में बात आ जाए, ताकि कोई उसे फिर छीन ना सके। बैकवर्ड क्लास को आबादी के आधार पर बजट में हिस्सा मिले। केवल कश्यप जी की, महाराज जी की मूर्ति लगाकर काम मत चलाओ। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। हम मूर्ति के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं आज, तो हमें सत्ता में हिस्सेदारी कब मिलेगी? अभी तो हम मूर्ति के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। माफ करना, मैं आज आपसे पूछता हूं, आप तो हमें जगह तो सत्ता में हिस्सेदारी कब लोगे? सत्ता के अंदर हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमारी संख्या के आधार पर, और उसके लिए सर्वे हो, गिनती हो के संख्या के आधार पर आपको मिले। हम सब इस बात के लिए संघर्ष करेंगे। तो कल का अब अपना हो गया पक्का, अपना हो गया 29 का पक्का। 10 बजे चलेंगे, चेतावनी देंगे, उसके बाद छोड़ दीजिए एमएलए को। आपका भाई आपके साथ चलेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री है, उसके भागने में समय लेके दरवाजा खटखटा के आपके साथ चलेंगे। सबको राम राम। एक मिनट और मेरे एक निवेदन है कि इसको वर्किंग डे में किया जाए। ये छुट्टी हो गई प्रधान जी, भूल जाओ 29 तारीख शनिवार है,
ठीक है जी। मैं तो शनिवार को शनिचर को पैदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और सुनो, किसान और गरीब तो शनिचर ही होते हैं। तो हाथ को छोड़ दे भाई साहब। भाई छत्तीसगढ़ रायपुर में महाधिवेशन, उसमें एक बात आप लोगों ने रखी थी कि भाई जो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर पद है या टिकटे हैं वो अपन अलग करेंगे। आज बिरादरी की बात करें, आज इसी पे रहेंगे। वो कमल मेहर तेरी बात है।